हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ रीनीट का जो आज पेपर हुआ है 2026 उसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देयर वर सम क्वेश्चंस जिसमें से कि एक क्वेश्चन ये था आपका कि फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव इन फ्री स्पेस, और इसमें हमें रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम बताना था इलेक्ट्रॉन का एंड फोटोन का। अच्छी प्रॉब्लम है। जनरली लोग जो है वो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के लीनियर मोमेंटम में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फोटोन का जो मोमेंटम है वो E/c होता है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसका मोमेंटम √2m_k होता है। वह k इज़ काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैंने E यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रॉब्लम में गिवन है कि दोनों के E सेम हैं, तो अगर हम दोनों का रेशियो ले लें P इलेक्ट्रॉन अपॉन P फोटोन, तो दिस कम्स आउट टू बी C√2m/E। सबकी वैल्यूज इसमें गिवन है। C की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। उसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, और इसका आंसर 225 आ जाता है, विच इज़ गिवन क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन में ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन था जिसकी लेंथ L थी और रेडियस R थी। n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थे और आपको पूछा गया था कि इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है μ0 × n², वेयर n इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे सीधे एक लाइन में आपका इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सिंपल था, ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है। 2 प्लैनेट्स P1 एंड P2, मास इक्वल है और रेडियस R1 एंड R2 है, और आपको बोला गया है कि बताइए कि स्केप स्पीड कितनी होगी। किसी के भी सरफेस पर जो स्केप स्पीड होती है वो v = √2gm/r होती है। क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट के जो है मास हैं वो इक्वल गिवन है, इसलिए सीधे वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस √r हो जाएगी, और v1/v2 = √r2/r1 विच कम्स आउट टू v1/√2। सो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें आपको ये 2 कैपेसिटर्स दिए थे PQ और एक कैपेसिटर S इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ था। हर एक का कैपेसिटेंस S है और वो बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P, अगर इसको UP बोल दें एंड एनर्जी स्टोर्ड टोटल इज़ UT, तो उसने UP और UT का रेशो पूछा है। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें C और C ये दोनों किस में हो जाते हैं, सीरीज़ में। इनका इक्वलेंट C/2 हो जाएगा, उसके साथ C पैरेलल में है, तो टोटल C इक्वलेंट 3C/2 हो जाएगा। पोटेंशियल V है तो हाफ CV² से अगर इसकी टोटल एनर्जी देखेंगे तो हाफ 3C/2 × V² आ जाएगी, 3/4 CV²। और अगर आप देखें तो इसके अक्रॉस केवल पोटेंशियल डिफरेंस V/2 आएगा, क्योंकि पैरेलल में टोटल V है तो V/2 इसके अक्रॉस रहेगा, V/2 इसके अक्रॉस। तो इसकी एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो हाफ C × V/2² हो जाएगी, विच इज़ CV²/8, और दोनों का रेशियो अगर आप ले लेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल सिंपल था। बॉब ऑफ मास m at rest is hanging vertically from the ceiling with a massless string of length 10 meter, और point A of mass m traveling horizontally with speed 10 meter per second hits Bob B elastically। आपको पता है कि दो अगर इक्वल मास हैं और उनमें इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए था। तो इसके बाद A जो है वो रेस्ट में आ जाएगा और B की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर B की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, तो अगर ये h हाइट तक यहाँ पर जाएगा तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। हाफ mv² = mgh, h = v²/2g, और आंसर 5 मीटर आ जाता है, विच इज़ ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल दिया था एज ए फंक्शन ऑफ x μ0 - α_x, और टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था ड्यूरिंग द मोशन, जहाँ पर कि ये L लेंथ ट्रेवल कर रहा है। x = 0 to x = L हमको वर्क डन कैलकुलेट करना था काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, μk × n लगेगा, n = mg हो गया, और बिकॉज अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो μk × mg × dx, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रॉम 0 to L, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी -mg μ0 - α_x गिवन है, और μ0 - α_x.dx अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सीधे सीधे, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, L हो जाएगा, और x का L²/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और एक चीज़ और गिवन है इसमें,
वो एक गिवन है कि वेयर म्यू नॉट एंड एल्फा आर कॉन्स्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन सो दैट म्यू के इंटू एल इक्वल टू जीरो। सो एक्स इक्वल टू एल पर म्यू जीरो दिया है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो म्यू नॉट माइनस एल्फा इंटू एल की वैल्यू जीरो आती है, तो एल्फा कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय एल। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो इसमें डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम जी म्यू नॉट इंटू एल माइनस म्यू नॉट बाई टू इंटू एल, म्यू नॉट एल बाई टू इंटू एम जी आ जाएगा, विच इज़ कमिंग विद ए नेगेटिव साइन। यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव साइन आंसर नहीं दिया है, तो हम ये ऑप्शन मानकर चलेंगे कि नेगेटिव तो वो एज्यूम करके चल ही रहा है। तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू हाफ आ जाता है सारे गिवन ऑप्शंस में से। तो इसको वैसे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव साइन के साथ देना चाहिए था, लेकिन अगर उसने नहीं दिया है तो हमें इनकी प्रॉब्लम्स को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा n इक्वल टू हाफ मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसमें, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम थी, सिंपल प्रॉब्लम थी। यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस r एंड इनिशियल चार्ज प्लस q और पॉइंट चार्ज माइनस q को 3r डिस्टेंस से रिलीज़ किया गया है रेस्ट से, और पूछता है कि जब सरफेस पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, पोटेंशियल हो जाएगा 3r डिस्टेंस पर k क्यू बाई आर और माइनस q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पर पोटेंशियल k क्यू बाई आर होगा, माइनस q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको सॉल्व कर लीजिए और सीधे सीधे वी स्क्वायर की वैल्यू क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर आ जाती है, विच इज़ ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया था कार ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, रेडियस 50 मीटर दी थी, और इसमें दिया था कि वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा है, मिनिमम है। इसका मतलब हम ये मानकर चल सकते हैं कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है इसका मतलब हम जो टेन थीटा है वो कितना लेकर चलते हैं, वी स्क्वायर बाई आर जी। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए बैंकिंग की गई है, इसका मतलब ये है कि अगर इस वेलोसिटी पर ये कार चलेगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है और वेयर टेयर मिनिमम होगा। सीधे सीधे वी और आर जी की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास सीधे आंसर 2 आ जाता है, tan इनवर्स 1/5। सिंपल प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड। अगला प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दिए हैं, और फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है। L1 के लिए u माइनस 30 हो जाएगा, f 10 हो जाएगा। अगर आप 1/v माइनस 1 इक्वल टू 1/f लगाते हैं तो v 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। v 15 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि कॉन्केव लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसका डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 12। तो u इक्वल टू प्लस 12 रख दीजिए, f माइनस 10 रख दीजिए, इससे सीधे सीधे आंसर माइनस 60 आ जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है, माइनस 60 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दिया हुआ था। सॉलिड स्फीयर दिए हुए थे, मास कैपिटल M और दूसरा स्मॉल m का सॉलिड स्फीयर दिया हुआ था। तो अगर यहाँ पर आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होगा, बड़े वाले स्फीयर का। छोटे वाले स्फीयर का अपनी एक्सिस के अबाउट 2/5 स्मॉल mr स्क्वायर होगा, और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर आप देखेंगे तो m इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटे वाले स्फीयर का अपनी एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर होगा, बड़े वाले स्फीयर का इसके अबाउट 2/5 mr स्क्वायर होगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर आप ऐड करेंगे तो m इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप IA माइनस IB लेते हैं तो 2/5 कैपिटल mr स्क्वायर और स्मॉल mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये आंसर सीधे सीधे m माइनस m इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर 3 है, विच इज़ करेक्ट। तो थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम था, कैलकुलेशन अगर ठीक से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स था जिसमें कि s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, अल्फा 1, बीटा 6 और गामा 5 दिया है। इनकी वैल्यू पुट कर दें तो t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 आ जाता है, और एवरेज स्पीड पूछी है, जो कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। सो S6 माइनस S0 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 6 सेकंड और 0 सेकंड के बीच में, और टाइम 6 सेकंड हो जाता है। सॉल्व कर लेते हैं, सीधे सीधे आंसर 0 आ जाता है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, जिसमें कि एक कंडक्टिंग आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी ड्रॉ की गई है, और वहाँ के सेंटर पे चार्ज Q रख दिया गया है। आपको पता है ऐसे केस में कैविटी के इनर सरफेस पर माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा, और जो बचा हुआ प्लस Q है वो इसके आउटर सरफेस पर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में आपको पता है कि चार्ज केवल सरफेस पर रह सकता है। ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं, A लेते हैं, तो Q चार्ज की वजह से जो सेंटर पर रखा है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। माइनस Q और प्लस Q यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। Q का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा केवल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A जो है वो नॉन जीरो होगा,
लेकिन जैसे ही आप कैविटी के बाहर जाते हैं तो कैविटी के इनसाइड ये दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और आप बाहर जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर ये प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए सारा का सारा चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ माना जा सकता है, और बिकॉज दोनों डिस्टेंसेस सेंटर से इक्वल दिए हैं इसलिए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे। तो ई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू 0। आंसर 3 जो आपका है वो करेक्ट आ जाता है। अच्छी प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम आपको दिया था कि 2 वायर्स हैं, एक आपका ग्राउंड पर रखा हुआ है, करंट आई फ्लो हो रहा है, और दूसरा उससे अगर एच हाइट पर है, और ये दिया है कि वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा करंट की वजह से वो एम जी के जस्ट इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो μ0/2 पाई I1 I2/d फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, बिकॉज इसकी लेंथ L गिवन मान लें। अगर हम मान लेते हैं कि L लेंथ का वायर हमने ले लिया, तो L लेंथ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो μ0/2 पाई 2I² हो जाएगा। मास इसका लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। और अगर आप इसको सॉल्व करके इक्वल कर देंगे तो H आपके पास आ जाता है, जो कि आंसर 3 है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप देखेंगे मैंने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको अभी दिए, और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी जल्दी से मैं आपको करके देता हूँ। आई होप आपको फटाफट सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।